हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि आज पढ़ाई नहीं करवाना है क्या मैम को, इस तरीके से आई हैं। उसका रीज़न ये है कि कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसका एक पार्ट मिसिंग था, जो था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट करके ये नहीं बताया है कि मैम आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं पढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को सीरियसली नहीं देख रहे हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पनिशमेंट देने के लिए आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ, पनिशमेंट देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज आपको ये बताने के लिए आई हुई हूँ कि सबसे पहले आपको इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ने को मिलेगा। सो बस लगे रहिए, मिलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। अगर मैं बात करूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रही है, ये आपसे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन हमारी 1940 से 56 तक रही है। कब से कब तक रही है? 1940 से 56 तक रही है। ठीक, तो ये फर्स्ट जनरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस स्विचिंग डिवाइस का यूज हुआ है? आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स के कारण जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका साइज बहुत ज़्यादा था। एट द सेम टाइम टेम्परेचर की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी और वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से ही इनका ये जो ड्रॉबैक है वो माना जाता है। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज़ हुआ है? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आपका कम इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपके माइंड में खटक रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है आपके कंप्यूटर में, किस तरीके से कार्य करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ एंड आपके विंडोज़ हुआ, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, बट अभी प्रेशर नहीं लेना है आपको। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग की गई कंप्यूटर में? तो याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है। अब इतना मेरे साथ आप रिपीट करिए एक बार। मैंने पूछा आपसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कब से कब तक रहे? आपका आंसर आएगा 1940 से 56। किस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन भाषा थी। याद रखेंगे आप लोग। अब एक बार और रिपीट करिए। मैं देख रही हूँ आप लोगों को, कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा ठीक है, आप अपने मन में करिए एक बार। चलिए ठीक है, अभी कर लिया होगा आपने। अब बात आती है सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन का टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है। सेकंड जनरेशन जो रही है वो आपकी 56 से 63 तक रही है। कब से कब तक रही है? 56 से 63 तक रही है। अब यहाँ पर जो स्विचिंग डिवाइस है कि आपकी किस स्विचिंग डिवाइस का जो प्रयोग है वो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है। अब एक यहाँ पर टर्म आया है ट्रांजिस्टर, और ये आपसे एग्जाम में बड़ा ही पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर जो है आपका क्या है। तो याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और ये आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। यही आपसे पूछा जाता है कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो किन सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा जर्मेनियम और आपका क्या? सिलिकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखे हुए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, इतना याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। तो मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग आपको याद रखना है। इनके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है अभी, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि ये मल्टीटास्किंग क्या है, टाइम शेयरिंग क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। HLL का मतलब यहाँ पर हाई लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, HLL समझ गए आप लोग, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है।
अब हम थर्ड जनरेशन पर मूव करते हैं। थर्ड जनरेशन जो है आपका, थर्ड जनरेशन कब से कब तक रही है, तो थर्ड जनरेशन को जो आपका टाइम रहा है वो 64 से आपका 71 रहा है। किस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा यही पूछा जाता है कि आईसी का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, तो आईसी का जो इस्तेमाल है वो आपकी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है। किसमें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है आईसी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आईसी के बारे में बताया, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये छोटे छोटे से चिप्स होते हैं और इन्हीं चिप्स पर जो है आपके बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, ये सब लगे होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स, ये सब आपके लगे होते हैं, आपस में बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये चिप, आप ये मत समझिएगा कि इतनी सारी चीज़ें, ट्रांजिस्टर लगे हैं, रजिस्टर्स लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, डायोड्स लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी होती होगी, नहीं। चिप बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, कुछ वर्ग सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है ये चिप। एक जो चिप है, इससे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी आईसी से कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जे.एस. किल्वी एंड रॉबर्ट नाइस ने आपका आविष्कार किया था, किसका, आईसी का, ठीक, याद रखेंगे आप लोग इतना। अब आपका आज का होमवर्क है कि आईसी का आविष्कार जो है किस ईयर में हुआ है। आप लोग अगर आंसर करेंगे तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी कि आप लोग भी उतना ही इन्वॉल्व हो रहे हैं कंप्यूटर की इस सीरीज़ में जितना मैं हो रही हूँ, ठीक। आईसी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था थर्ड जनरेशन में, तो रियल टाइम था। लैंग्वेज कौन सी थी, तो उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रैन, कोबोल एंड एल्गोल थी। अब यहाँ पर जो ये फोर्ट्रैन, कोबोल एंड एल्गोल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा यही पूछा जाता है कि फोर्ट्रैन का जो है, फोर्ट्रैन एक जो लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, तो थर्ड जनरेशन में। कोबोल थर्ड जनरेशन, एल्गोल थर्ड जनरेशन। अब यहाँ इनकी फुल फॉर्म भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं एब्रिविएशन को लेकर आपको एक पूरा वीडियो दूंगी, बट फिर यहाँ पर जो बीच बीच में एब्रिविएशन आते हैं तो उनको भी पढ़ना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फोर्ट्रैन का। सबसे पहले फोर्ट्रैन का जान लीजिए, फोर्ट्रैन, इनकी फुल फॉर्म एक पेज पे लिख लिया करिए और अपना जितना भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर का वो एक ही पे, मतलब कोशिश करिए कि 2-3 पेज में आ जाए, मतलब एक साथ आ जाएं, ठीक। फोर्ट्रैन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पूरा नाम है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, याद रखेंगे आप लोग। फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का पूरा नाम क्या है, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। नेक्स्ट है आपका एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है आपका, एल्गोल का होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गो, ALGORITHMIC, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक। तो ये तीन जो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रैन का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का फुल फॉर्म है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फिर से बोलिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कोबोल का, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। याद रखेंगे आप लोग, तो इतना आपको याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में हमने क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है इसका जो टाइम रहा है वो आपका 1971 से आपका प्रेजेंट में रहा है। कई बार आपको पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, तो आपको फोर्थ भी देखने को मिलेगा और फिफ्थ भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अब यहाँ पर जो स्विचिंग डिवाइस का यूज़ हुआ है आपकी फोर्थ जनरेशन में बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे पूछा भी जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है आपका आपके फोर्थ जनरेशन में हुआ है। LSI का यूज़ जो है आपके फोर्थ जनरेशन में हुआ है। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या लिखा है ये, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, LSI का जो फुल फॉर्म है वो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहा, टाइम शेयरिंग रहा है।
इसमें आपको याद रखना है कि टाइम सीरीज। एंड आपका लैंग्वेज कौन सी रही 4th जनरेशन में, तो ये आपकी लैंग्वेज लिखी हुई है और ये लैंग्वेज आपको अगर याद होती है तो ठीक है, नहीं तो 3rd जनरेशन का याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 3rd जनरेशन का देखिए आपसे पूछा जाता है, 3rd जनरेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और 4th जनरेशन है फोर्ट्रेन आपका, फोर्ट पास्कल एंड एडीए कोबोल 74 इनका यूज़ हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है आपकी 5th जनरेशन जो कि प्रेजेंट टाइम में है आपकी। तो 5th जनरेशन में SLSI, ये आपसे पूछा जाता है कि SLSI का यूज़ जो है आपका किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, तो आपको याद रखना है 5th जनरेशन में SLSI का यूज़ हुआ है। SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखेंगे आप लोग। आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ हुआ है आपकी 5th जनरेशन में, ओके। तो ये रही आपकी जनरेशन, और आप आई होप आपको जनरेशन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे के वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ टाइप कर दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो आपका टेक्स्ट रहता है उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पहले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, बीच में आपका एक टेस्ट होगा, तो आप लोग रिवीजन करके रखिएगा अपना। जिस दिन टेस्ट होगा मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी, और उस टेस्ट में जितने भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी वो सारे के सारे आपके आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपका आता है साइज़ के आधार पर, आकार के आधार पर, दूसरा आता है आपका कार्य के आधार पर, तीसरा आता है आपका उद्देश्य के आधार पर। फिर साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को जो है आपका 4 प्रकार, मतलब 4 आपके जो हैं प्रकार हैं इसके। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं साइज़ के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब इन्हीं चारों को हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर, देखिए माइक्रो का मतलब ही है बहुत छोटा, आप समझ सकते हैं। तो ये आपके साइज़ में, आकार में बहुत छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इतने छोटे होते हैं कि आप इनको अपनी लैब में रख सकते हैं, ठीक। इनको आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये साइज़ में कैसे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर? छोटे होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर ऑन अ चिप किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर ऑन अ चिप आपके माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। किसको? माइक्रो कंप्यूटर को। माइक्रो से आप ये समझिए छोटा, मतलब आकार में छोटा, ठीक। तो आकार में छोटा जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर ऑन अ चिप किसे कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर को कहेंगे। अब माइक्रो कंप्यूटर में ही आपके जो है कुछ जो आपके डेस्कटॉप हैं ये आता है, लैपटॉप है ये आता है, आपका पाम टॉप आता है और आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर आते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्कटॉप क्या है, तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर में आता है। लैपटॉप आप सभी यूज़ करते हैं वर्तमान समय में, तो लैपटॉप हमारा कौन सा क्या है? ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। और हमारा पाम टॉप किस में आता है? ये भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है, ठीक। वर्क स्टेशन कंप्यूटर ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। इतना आपको समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ। मैंने ये कहा है माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक। इतने छोटे होते हैं कि इनको आप आसानी से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? जैसे आपका लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, पाम टॉप हुआ, वर्क स्टेशन कंप्यूटर हुआ। अब यहाँ पर मैं अगर डेस्कटॉप की बात करूँ तो डेस्कटॉप आप सभी को पता है कि इसको हम पर्सनल कंप्यूटर, अपना पीसी भी कहते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसको पीसी भी कहा जाता है। तो आपसे एक बार पूछा गया है कि पीसी किसको कहते हैं, तो डेस्कटॉप को कहते हैं। नेक्स्ट आपसे लैपटॉप के बारे में याद रखिएगा। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। देखिए जब आपके डेस्कटॉप थे तो डेस्कटॉप में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन डेस्कटॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इतना हैंडी नहीं था। तो फिर टाइम आपका जैसे चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी आपकी जैसे चेंज हुई, तो फिर ये आपकी चीज़ सॉल्व हुई और फिर आपके जो लैपटॉप हैं ये आए।
लैपटॉप ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इस वजह से आपके लैपटॉप जो है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर हो रहा है, ठीक। तो आपके नोटबुक इनको कहते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं पाम टॉप। पाम टॉप बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इनको आप अपनी हथेली पे रख के भी चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इनका बेसिकली जो यूज़ है वो ग्राफिक्स वगैरह में होता है। कहाँ पर? ग्राफिक्स में होता है, ठीक। आई होप आपको माइक्रो कंप्यूटर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। अब देखिए, जब माइक्रो कंप्यूटर था तो हमें मिनी कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो नए नए कंप्यूटर आते गए, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के बाद आपका मिनी कंप्यूटर आया, तो मिनी कंप्यूटर की ये खासियत थी कि मिनी कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी थी, यानी कि जो कार्यक्षमता जिसे आप कहेंगे, वो आपकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा थी। फिर से मैं बोलूँ, मैंने ये कहा है कि मिनी कंप्यूटर जो हैं इनकी जो एफिशिएंसी है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा थी। एट द सेम टाइम प्राइस भी आपके ज़्यादा थे। क्या थे? प्राइस भी आपके ज़्यादा थे, ठीक। तो एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ गई, सबसे अच्छी बात। अब जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्राइस भी आप सभी को पता है कि बढ़ेगा ही, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपके मिनी कंप्यूटर इनकी गति जो है आपकी 10 से लेके 30 मिप्स होती है। मिप्स यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मिनी कंप्यूटर है इनकी जो गति है 10 से लेके 30 मिप्स होती है, ठीक। मिप्स यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर ये जो आपकी मिनी कंप्यूटर है इनका जो यूज़ है वो छोटी और मध्यम स्तरीय जो कंपनियाँ होती हैं उनमें होता है। किसमें? छोटी और जो मध्यम स्तरीय कंपनियाँ होंगी उनमें जो यूज़ होगा वो आपके मिनी कंप्यूटर होगा। मिनी से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक। अब यहाँ पर मेन फ्रेम आ जाता है। मिनी और मेन फ्रेम में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है और यही आपसे पूछा जाता है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है इनके उपयोग को लेकर कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बस इतना याद रखना है, मिनी में आपको याद रखना है जो मध्यम स्तरीय कंपनियां हैं उनमें हमारा जो यूज़ होगा वो मिनी का होगा। मेन फ्रेम का यूज़ जो है थोड़े से बड़े स्तर पर होता है, ठीक। कहाँ पर होता है? थोड़े से बड़े स्तर पर होता है। अगर मैं मेन फ्रेम की बात करूँ तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। क्या थी? इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता जो है आपकी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ही ज़्यादा थी। अगर मैं बात करूँ माइक्रो कंप्यूटर तो इससे भी ज़्यादा थी, मिनी कंप्यूटर इनसे भी ज़्यादा थी इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि इनका साइज़ भी बड़ा था मेन फ्रेम का, ठीक। तो इनका आकार जो है मिनी और माइक्रो से आपका बड़ा था। इतना याद रखेंगे आप लोग। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं इनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा आपके मतलब बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं भुगतान यानी कि आप पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट का अगर आपको ब्यौरा रखना है तो उसमें हम यूज़ करेंगे किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने में, जैसे आप कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर के द्वारा जितनी भी वस्तुएं परचेज की जाती हैं उन सब का ब्यौरा रखने के लिए जो कंप्यूटर हम यूज़ करेंगे वो हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आप समझ गए होंगे कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर करेंगे। बेसिकली जो बड़े स्तर पर जैसे भुगतान का ब्यौरा रखना है, किसी भी कंज्यूमर के द्वारा कितनी चीज़ें खरीदी गई इन सब का अगर ब्यौरा रखना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूँ। आइए, सुपर कंप्यूटर। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो सुपर कंप्यूटर, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपर कंप्यूटर से तो ना जाने कितने तरीके के क्वेश्चन और कितनी बार आपके बन चुके हैं। सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो सुपर कंप्यूटर का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो है इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई थी। इतनी ज़्यादा हाई थी कि इनका जो मतलब ये समझ लीजिए आप कि इनका जो यूज़ है वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे आपकी वेदर फॉरकास्टिंग में इनका यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, गति बहुत ज़्यादा होती है इन कंप्यूटरों की। क्या? यहाँ पर आप गति समझ सकते हैं कि इन कंप्यूटरों की, सुपर कंप्यूटरों की जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनका यूज़ जो है आपका वेदर फोरकास्टिंग में होता है। और कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष में अगर किसी यात्री को भेजना है तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, ठीक। अगर कोई आपकी रिसर्च है बड़े स्तर पर तो उन रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ होता है,
ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि वेदर फोरकास्टिंग जो है, और साथ ही साथ अंतरिक्ष में अगर किसी यात्री को भेजना है, और आपकी जो बड़े स्तर पर जो रिसर्च वगैरह होती हैं, उन सभी में जो यूज़ होता है वो सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। ये कंप्यूटर जो होते हैं आपके पूरे कमरे के आकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने छोटे से होते हैं, नहीं, इतने नन्हे मुन्ने से भी नहीं होते हैं, ये पूरे रूम के आकार, एक पूरे कमरे के आकार के होते हैं सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, वो आती है कि सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो आप किस में, फ्लॉप्स में नापते हैं, किस में, फ्लॉप्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी जाता है कि सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो आप किस में नापेंगे, तो सुपर कंप्यूटर की गति आपकी फ्लॉप्स में होती है। क्या, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखेंगे आप लोग। और ये आपसे देखिए पूछा भी गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि फ्लॉप्स में आपका जो है सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पर तो इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि जो फ्लॉप्स है इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट, मैं अभी हट जाती हूँ, देख लेना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हम किस में मापेंगे, फ्लॉप्स में। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, फ्लॉप्स में, ठीक। और वहीं मिप्स में किसकी मापी जाती है, तो वो आप मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म जो क्या है वो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखेंगे। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आती हैं सुपर कंप्यूटर से, क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं उनमें एक तो देखिए ये स्पीड का निकल के आता है, दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब यहाँ पर क्वेश्चन जो निकल के आता है वो आता है कि आपका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्या, कौन सा था, मतलब नाम क्या था उसका। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम आपको याद रखना है क्रे वन। आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आपको लिखना है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, मेरे पास तो यही बोर्ड है, तो मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखवा सकती यहाँ पर, ठीक। तो इसीलिए जो मैं चीज़ें बोलती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है ना। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको इस चैनल पर रहना है, ठीक। यहाँ पर मैं क्रे वन की बात करें, क्रे वन जो है ये हमारे वर्ल्ड का, सुनिएगा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो क्रे वन था, ठीक। याद रखेंगे क्रे वन क्या था, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन था। कब डिज़ाइन किया गया था, तो इसका ईयर भी आपको याद रखना है, ये 1976 में आपका जो है विकसित किया गया था, ठीक। कब डेवलप किया गया था, 1976 में डेवलप किया गया था। अब बात ये आती है कि आपके जो है कौन भाई साहब थे जिन्होंने इनको बनाया, तो उन्हें ही आपका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है क्रे वन के बारे में, साथ ही साथ कि कब आपका ये बना है, साथ ही साथ इनके जो आपका जिन्होंने विकसित किया है इस कंप्यूटर को वो कौन थे, तो सेमोर आर क्रे इनका नाम है। इनका नाम कई जगह आपको सेमोर मिलेगा, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल सकता है, पर आप समझ जाएंगे, ठीक। इनका नाम मैं लिख देती हूँ सेमोर आर क्रे, सेमोर आर क्रे। देखिए इन्होंने अपने नाम पर ही सुपर कंप्यूटर का नाम रखा था, ठीक। तो सेमोर आर क्रे जो है ये कौन थे, ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार लिख देती हूँ सेमोर आर क्रे के बारे में, यहाँ पर सेमोर आर क्रे ये क्या है, ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर आपका कौन है, सेमोर आर क्रे है। 1976 में हमारा जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका विकसित किया गया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जब वर्ल्ड के तौर पर पढ़ लिया है तो इंडिया के तौर पे तो आती ही बात है ना। जब भी वर्ल्ड के तौर पर कोई बात आती है तो ऐसा लगता है भारत के बारे में कब बात करेंगे। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। क्या नाम है, परम। ये भारत का
पहला सुपर कंप्यूटर था और इसको जो है विजय भटनागर जी के द्वारा आपका जो है लॉन्च किया गया था। कब? 1991 में। तो देखिए भारत के तौर पर भी याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। आपको थोड़ा कम दिख रहा है पर आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम क्या था? इसका नाम था परम, ठीक। किसके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा कि ये जो लॉन्च किया गया ये विजय भटनागर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। विजय भटनागर, 1991। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको बोल दे रही हूँ। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था ये विजय भटनागर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 1991 में, ठीक। और मैं वर्ल्ड की अगर पूछूं तो सिमोर आर क्रे के द्वारा क्रे 1 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जो कि आपका 1976 में बनाया गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? अब यहाँ पर आपने आई थिंक सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर लेटेस्ट की बात आती है कि अभी कौन सा है हमारा। तो देखिए फुगाकू था जापान का सुपर कंप्यूटर, आपका सबसे फास्ट अभी तक का जो है दुनिया का फुगाकू को माना गया था। मैंने था बोला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है, वो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। नाम आप सभी का होमवर्क है आज के लिए, मैंने बता दिया है कि आपका यूएस का जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है अभी तक का, ठीक। तो ये तो देखिए आपका जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी वैसे वैसे आपके अलग अलग सुपर कंप्यूटर बनते रहते हैं, फिर वो आपकी दुनिया के तौर पे होते हैं। तो उसको आपको बताना है कि वर्तमान समय 2023 में आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सा है वर्ल्ड का, ठीक। याद रखेंगे और क्वेश्चन को, और आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कार्य के आधार पर हमारे सुपर कंप्यूटर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग की अगर मैं बात करूं कि जो एनालॉग आपके कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इनका जो बेसिकली प्रयोग है ना, जैसे आपका टेम्परेचर हुआ, आपका प्रेशर हुआ। अब ये प्रेशर वो वाला आपका सुबह वाला प्रेशर नहीं है जो आपको आता है, ठीक है। ये वो वाला प्रेशर है, आप समझ गए होंगे, भौतिक वाला है ना, फिजिक्स वाला। तो अगर आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपको जो आपकी मात्राएं हैं इनको नाप तो लिया है, लेकिन आप कैसे समझेंगे? आप तो डिजिट समझते हैं ना। अगर इसको अंकों में प्रदर्शित कर दिया जाए, मतलब डिजिट्स में प्रदर्शित कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना, कि टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है ना। तो कैसे समझेंगे? आपने डिजिट से समझा ना। तो ये डिजिट में रिप्रेजेंट करने का काम जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर को होता है। टेम्परेचर और आपके जो प्रेशर है इन सबको नाप कर, इनका काम जो होता है एनालॉग कंप्यूटर का वो ये होता है कि इन मात्राओं को नापता है, और नापने के बाद क्या करता है, इनको अंकों में प्रदर्शित करने का काम जो होता है, अंकों में प्रदर्शित करने का काम ही आपके एनालॉग कंप्यूटर्स का होता है। याद रखेंगे आप लोग। अब इनका जो उपयोग है बेसिकली स्पीडोमीटर में, भूकंप सूचक यंत्र, इन सब में होता है, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर, वर्तमान समय में जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, ठीक। इनका यूज़ आप जैसे घर में कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में भी कर सकते हैं। तो आपके डेस्कटॉप हुआ, और डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब समझिए कि हाइब्रिड का मतलब है कि इन दोनों का मिक्सअप है हमारा हाइब्रिड। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो आपका मिक्सअप होता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं वो क्या करते हैं कि जो आपके मात्राएं होती हैं इनको मापता है, मापने के बाद अंकों में प्रदर्शित करने के बाद ये डिजिट्स में आपका क्या होता है, डिजिट में आपका प्रदर्शित करता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, आपके एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, मिश्रण होता है। साथ ही साथ इस चीज़ को याद रखना है आपको कि हाइब्रिड कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आपका कहाँ पर होता है। तो इनका जो यूज़ है बेसिकली आपका मेडिकल फील्ड में होता है। बस इतना याद रखना है कि आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इनका यूज़ कहाँ पर होता है, मेडिकल फील्ड में होता है। जैसे आपका ईसीजी में एंड डायलिसिस में, इन सब में आपका जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रो, ELECTRO, CARDIOGRAM।
ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म देखिए आपके साइंस में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ईसीजी का प्रयोग आप सभी को पता होगा कि अगर हार्ट की जो आपकी क्या कहते हैं गति मापना हो तो उसके लिए बेसिकली ईसीजी मशीन का प्रयोग किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपका जो यूज़ होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। ना जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है कि ईसीजी में किस तरीके के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, एनालॉग का, डिजिटल का या हाइब्रिड का। ईसीजी में हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डायलिसिस के बारे में हॉस्पिटल में कभी शायद जाना हो। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो ब्लड है इसको प्यूरिफाई किया जाता है। एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। वैसे तो आपका जो ब्लड है वो नेचुरली प्यूरिफाई होता है, बट इन केस किसी के अगर जो ब्रक हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ब्रक अगर ख़राब हो गए तो फिर कौन उनको प्यूरिफाई करेगा, ब्लड को। तो फिर ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, तो उस केस में डायलिसिस प्रोसेस होती है और उसी डायलिसिस मशीन में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। कभी देखना आप अपने जीवन में, वैसे तो भगवान करे कि ये दिन किसी का ना आए कि ये मशीन देखना पड़े, लेकिन कभी फ्री हो तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो या फिर गूगल पे भी देख सकते हो कि हाइब्रिड कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आपका जो डायलिसिस मशीन में हुआ है वो किस तरीके से होता है। ठीक, बहुत ही मतलब आसान है, इसको समझना टफ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपने समझा कि ईसीजी में और डायलिसिस मशीन में हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे दो तरीके के हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं बात करूं सामान्य उद्देश्य से आप ये समझ सकते हैं जिनका यूज़ हम जनरल पर्पस के लिए करें, जैसे कोई डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए करें, है ना, छाप मतलब कुछ अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ होंगे वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होंगे। ठीक, अगर हमें जैसे यहाँ पर कोई डेटाबेस तैयार करना हो, अब डेटाबेस क्या होता है वो आप आगे जानेंगे। ठीक, जैसे अगर कोई डेटाबेस तैयार करना हो तो उसके लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य की मैं बात करूँ कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं जिनका यूज़ हम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करते हैं। जैसे जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं ना, इनके जो सीपीयू होते हैं ये इनसे थोड़े से अच्छे होने चाहिए, इनकी क्षमता थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको हम विशिष्ट उद्देश्यों में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसमें हम यूज़ करेंगे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक ऐसा सीपीयू चाहिए जिसकी क्षमता हमारी ज़्यादा हो। एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारा जो यूज़ होगा वो विशिष्ट उद्देश्य होंगे उपग्रह संचालन में, और आपके जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके जो विज्ञान में शोध होते हैं, मतलब जो रिसर्च होती हैं, उनमें जो कंप्यूटर यूज़ होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो आपको ये उद्देश्य के आधार पर भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको पूरा बता देती हूँ जल्दी से फटाफट से। ठीक, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कि सबसे पहला आता है साइज़ के आधार पर, जो कि 4 हैं आपके, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया है कि आपका जो कार्य के आधार पर कंप्यूटर है वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड तीसरा मैंने डिस्कस किया है उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इसको 1 बाय 1 डिस्कस किया है कि माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। एट द सेम टाइम मिनी कंप्यूटर को अगर मैं बात करूं तो इनकी कार्य क्षमता हमारे माइक्रो से ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इनका जो कीमत है वो भी ज़्यादा होता है। मेन फ्रेम की बात करूं तो माइक्रो और मिनी से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है लेकिन साइज इनका ज़्यादा होता है, इनका जो यूज़ है हम बड़े स्तर पर करते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर नाम से ही स्पष्ट है, तो सुपर कंप्यूटर में मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड के तौर पर अगर देखा जाए तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है आपका 1976 में डिज़ाइन किया गया था सेम और आर्करे के द्वारा, जिसका नाम था क्रेवन। ठीक, भारत के तौर पर देखें तो हमारा परम था, और इसको जो डिज़ाइन मतलब इसको जो लॉन्च किया था आपके विजय भटनागर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब? 1991 में। ओके, याद रखेंगे आप लोग। इनकी जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापी जाती है। ठीक, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, इसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर डिस्कस किया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो आपके भौतिक जो राशियाँ होती हैं उनको मापकर आपके अंकों में प्रदर्शित करते हैं। आपके डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपका जो है डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, ये डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। उसके बाद मैंने हाइब्रिड डिस्कस किया है। हाइब्रिड में मैंने बताया है कि जो आपकी राशियाँ हैं यानी कि जो आपकी मात्राएं हैं, इनको मापकर अंकों में प्रदर्शित करके डिजिट्स में आपका प्रदर्शित करता है, तो वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इनका यूज़ हम बेसिकली आपका कहाँ पर करते हैं? आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे ईसीजी मशीन, डायलिसिस, इन सब में हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। जनरल पर्पस, जिनका जनरल पर्पस जो आपके कंप्यूटर है वो आपके सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जैसे आपके डॉक्यूमेंट रेडी करने में और आपके डेटाबेस इन सब में होता है।
और आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जैसे कोई रिसर्च वगैरह है तो वहाँ पर आपका कौन सा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यूज़ होगा, अंतरिक्ष में, ठीक, इन सब में हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यूज़ होंगे। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको इतनी मेहनत मतलब लगता है कि हाँ सामने वाला भी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।